हेलो बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, आपका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं मयंक शर्मा। जैसा कि आपको पता था कि हम फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे थे और हमने फिजिक्स के अंदर एक सीरीज स्टार्ट कर रखी थी जिसका नाम था बेसिक फंडामेंटल टूल्स। तो हम उसमें कुछ छोटे छोटे टॉपिक जो हमारे बेसिक से जुड़े हुए हैं, जो हमें फिजिक्स पढ़ने में हेल्प करेंगे, या फिर हम ये बोलें कि फिजिक्स को हमारी को आसान बनाएंगे, तो वो हम धीरे धीरे करके उस सीरीज में आगे बढ़ रहे थे। उन्हें पढ़ रहे थे। तो पहला जो हमने पढ़ा था वो डिग्री और रेडियन वाला था। दूसरा हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी। थर्ड हमने कल जो कंप्लीट किया था वो था स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। तो आज हम कुछ एक दो टॉपिक हैं, छोटे छोटे कुछ इक्वेशंस हैं, उनको देखेंगे कि हमारे ये फिजिक्स के अंदर कहाँ कहाँ हेल्प करती हैं। जैसे कि परवलय हो गया, दीर्घ हो गया। परवलय को हम पहचानेंगे कैसे 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 बनता है, दीर्घ वृत्त की इक्वेशंस क्या होती हैं। और जैसे अपने देखो पावर होती हैं, एक्सपोनेंट जिनको बोलते हैं हम इंग्लिश में, घातें, उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। क्योंकि देखिए फिजिक्स के अंदर काफ़ी सारी कैलकुलेशन है, और 11th में जब आप फिजिक्स लोगे तो उसके साथ केमिस्ट्री भी आएगी, और केमिस्ट्री में भी काफ़ी सारी कैलकुलेशन है। तो उस कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, आज घातों के बारे में भी पढ़ेंगे। ये वीडियो ऐसा समझ के ना पढ़े कि केवल फिजिक्स में काम आएगी। मैं बोलता हूँ कि ये वीडियो कंप्लीट साइंस में काम आएगी आपको। जैसे कल मैंने आपको स्ट्रेट लाइन पढ़ाई थी, वो मैथ में भी काम आएगी, फिजिक्स में तो काम आएगी। उससे पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी, वो मैथ में भी काम आएगी, फिजिक्स में काम आएगी। तो इन दोनों में काम आएगी। हो सकता है कुछ टॉपिक्स आपको केमिस्ट्री में भी काम आए। तो क्या होता है कि जब हम 11th में आते हैं तो हमें 10th तक की कैलकुलेशन तो समझ में आ जाती है, लेकिन 11th और 12th में क्या हो, कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो हमें कैलकुलेशन करने में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। घातें सॉल्व करना नहीं जानते, काफ़ी टाइम लगता है कैलकुलेशन में। तो आज एक छोटी सी कोशिश करेंगे कि वो ईजी हो जाए और हमारी कैलकुलेशन भी करेक्ट हो। तो उससे पहले एक्सपोनेंट पढ़ने से पहले या घातों के बारे में पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे परवलय का समीकरण और एक पढ़ेंगे दीर्घवृत्त का। जैसा कि मैंने बताया था कि मेरा उद्देश्य मैथ को पढ़ाना नहीं है, केवल फिजिक्स को समझाना है। तो मैं परवलय और दीर्घवृत्त में केवल उतना पढ़ाऊंगा जो हमारे फिजिक्स में काम आता है। इससे आगे जो भी है, जैसे ज़्यादा जानकारी लेनी है, जिन बच्चों के पास मैथ है वो मैथ वाले सर पढ़ाएंगे, मैथ में आपको बताएंगे कंप्लीट, एक छोटी छोटी चीज़ बताएंगे। मुझे बस इतना बताना है कि हमारा उसमें फिजिक्स में काम चल जाए। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिसका नाम है परवलय, परवलय, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं पैराबोला। किसने बोला? पैराबोला। इसका देखो कल हमने स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देखी थी। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू mx प्लस c। ऐसी इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इसकी भी तो कोई ना कोई होती होगी। तो पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है? देखिए y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्या होती है? इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्या है ये? पैराबोला की इक्वेशन है। ये किसकी इक्वेशन थी? स्ट्रेट लाइन की। ये हमने कल समझी, आज हम किसको समझेंगे? पैराबोला को समझेंगे। स्ट्रेट लाइन को क्लियर कर देता हूं। स्ट्रेट लाइन में जितने भी आपके डाउट हो आप कमेंट में बता सकते हैं हमें। अगर नहीं समझ में आया तो हम दोबारा कवर कर देंगे। देखिए पैराबोला बनता कैसे है, वही एक हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इक्वेशन को थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, तो एक साथ दो ग्राफ कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पे। तो देखिए होता क्या है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है? y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें जो मेनली रोल होता है वो होता है a। अगर देखो दो केस लेके चलते हैं। फर्स्ट कि अगर a की वैल्यू कैसी हो? पॉजिटिव, तब कैसा पैराबोला बनेगा। दूसरी कि a की वैल्यू नेगेटिव हो तो कैसा ग्राफ बनेगा। क्योंकि क्लास 11th और 12th में बात करें या फिर कंप्लीट फिजिक्स में बात करें तो ये जो ग्राफ्स हैं इनका बहुत यूज होता है, और हमें ग्राफ्स ही समझ में नहीं आते। क्योंकि पेपर में कम से कम एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं
कि सर इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इस इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनेगा, नीट में आते हैं, जेईई में आते हैं, और हमें जब ग्राफ का बेसिक ही नहीं पता कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे बनता है, पैराबोला का ग्राफ कैसे बनता है, तो हम इक्वेशन से कैसे ग्राफ बनाएंगे। देखिए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का जो ग्राफ बनता है वो इस तरह, और ये जो ए होता है वो कहां से होता है, मिडिल पॉइंट से, जिस बिंदु पर ये पैराबोला काटता है उसकी दूरी। अगर ए नेगेटिव हो तो कैसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा, क्लियर। या फिर बात करें एग्जैक्ट, ये बनेगा एक्स डैश एक्स वाई वाई डैश, ठीक है। इसमें ए नेगेटिव, इसमें एक्स एक्स डैश वाई और, ठीक है। याद कैसे कर सकते हैं कि इसका सर ऐसे बनेगा और ए का पॉजिटिव बनेगा। देखो जो पॉजिटिव होता है हमेशा स्माइल करता रहता है, ये देखिए स्माइल इमोजी बन गई है। नेगेटिव आदमी हमेशा सैड रहता है, सैड इमोजी बन गई है, ठीक है। ये याद करने की ट्रिक है। जबकि आप 11th क्लास 12th क्लास में आ गए तो इनको याद करना ऐसा टफ भी नहीं। बस हमारे 11th और 12th में इतना ही काम पड़ेगा कि अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव हो तो पैराबोला कैसा बनता है, अगर ए की वैल्यू नेगेटिव हो तो कैसा पैराबोला बनता है। पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है कि y = ax² + bx + c। तो आई थिंक आपको पैराबोला की इतनी सी कहानी समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं केवल उतना पढ़ाऊंगा जितना हमारे फिजिक्स के अंदर काम आता है। ऐसा नहीं है कि मैं कंप्लीटली पैराबोला को पढ़ाने लग जाऊं, पैराबोला की 4 इक्वेशन बताने लग जाऊं, उनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हो, क्योंकि वो हमारे फिजिक्स में कहीं काम नहीं आएगी, वो काम आएंगी मैथ में। तो ज्यादा कंफ्यूजन ना क्रिएट करते हुए, क्योंकि देखो फिजिक्स एक कॉमन सब्जेक्ट है, जो बायोलॉजी वाले भी पढ़ते हैं, मैथ वाले भी पढ़ते हैं। मैथ वालों को कम प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि जो 60% जो फिजिक्स है जिसमें हमारी कैलकुलेशन हुई वो मैथ में कवर हो जाती है। बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें कहीं कैलकुलेशन में काम नहीं पड़ता, इसलिए उन्हें प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए हम इसको पढ़ते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एलिप्स, ठीक है। एलिप्स, एलिप्स क्या होता है, दीर्घवृत्त। और दीर्घवृत्त कैसे बनता है, ये क्या बन गया हमारा दीर्घवृत्त, ठीक है। इसमें 2 एक्सिस होती हैं, ठीक है। एक्सिस को हम देखो थोड़ा इंग्लिश भी मिक्स करने लगे हैं, क्योंकि कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि सर कंप्लीट हिंदी में ना बोलकर थोड़ा बहुत इंग्लिश भी बताएं। कुछ इंग्लिश मीडियम से ही बच्चे जो हमारे वीडियो देखते हैं, इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी दोनों। देखो एक्सिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, अक्ष। इसमें 2 अक्ष होती हैं, 2 एक्सिस होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं मेजर एक्सिस, ठीक है। एक को क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं दीर्घ अक्ष। एक होती है माइनर एक्सिस, जिसको हम बोलते हैं लघु अक्ष, माइनर एक्सिस। ये वाली क्या होती है, दीर्घ। ये क्या होती है, लघु, इसीलिए इसको दीर्घ एक्सिस या मतलब दीर्घ अक्ष, और इसको इंग्लिश में मेजर एक्सिस, इसको हिंदी में लघु अक्ष, माइनर एक्सिस। इसका समीकरण क्या होता है, देखिए x² / a² y² / b² = c। तो ये कांस्टेंट, ये क्या होता है, इक्वेशन ऑफ, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ठीक है। दीर्घवृत्त की इक्वेशन है। अगर दीर्घवृत्त होगा तो वो इस फॉर्म में होगा, उसमें x² होगा, y² होगा, और जो नीचे वाली संख्या होंगी उनका भी स्क्वायर होगा। जैसे देखो ये क्या हो गया, इसके अकॉर्डिंग क्या होंगे, a और 0, इसके -a और 0, इस वाले पॉइंट के क्या होंगे, 0 और -b, इस वाले के क्या होंगे, 0 और b। तो देखो यहाँ अगर हम देखें तो ये जो मेजर एक्सिस है ये कितनी हुई, देखो a भाई
मिडिल पॉइंट से और यहाँ तक की दूरी a, ऐसे ही मिडिल पॉइंट से यहाँ तक की दूरी a, डिस्टेंस को हम दोनों को जोड़ दे तो क्या हो गए 2a, ऐसी जो लघु अक्ष है या माइनर एक्सिस है वो क्या हो गई 2b। एग्जांपल देके बताऊं, जैसे ये सब ये है कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं नॉर्मल सा कोई भी, हमें बस एक रफली डायग्राम देखना है। इसको देखो ये 3 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर, ये 6 स्क्वायर, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, देखो a की वैल्यू क्या दे रखी है 6, तो मैं इसी में बना देता हूँ। देखो ये क्या हो जाएगी 6, ये क्या हो जाएगी -6, यहाँ क्या हो जाएगी -3 और यहाँ क्या हो जाएगी 3। ऐसे हम इसका क्या बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं। तो 12th क्लास में 11th क्लास में फिजिक्स में केवल हमें डायग्राम बनाने या फिर डायग्राम दे रखा है तो हमें देखनी है a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू। तो a की वैल्यू और b की वैल्यू हम कहाँ से देखते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। x एक्सिस पर जो काटता है वो a की वैल्यू है और जो y एक्सिस पे काटता है वो b की वैल्यू है। ये देखो यहाँ y की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं इसलिए यहाँ नेगेटिव हो गया, ऊपर पॉजिटिव लेते हैं इसलिए पॉजिटिव हो गया, ठीक है। बड़ी अक्ष को मेजर एक्सिस, छोटी अक्ष को माइनर एक्सिस, हिंदी में दीर्घ अक्ष लघु अक्ष, ये इक्वेशन होती है जैसे परवलय की इक्वेशन। अब बात करते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस पर कि सर हमारे जो बेसिक कंसेप्ट हैं या फिर हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो हमें बहुत प्रॉब्लम आती है। और वो प्रॉब्लम कहाँ से आती है, घातों में। घातों में क्या प्रॉब्लम आती है, अभी 2 मिनट में सॉल्व कर लेते हैं। देखो नया टॉपिक मान लो या फिर एक्सपोनेंट, या फिर अगर एक और नाम जो नॉर्मली सुना जाता है वो होता है पावर, कि हम पावर कैसे सॉल्व करते हैं। कि अगर किसी क्वांटिटी की या किसी राशि की या किसी अंक की कोई पावर दी हुई हो तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो नॉर्मली तो अब तक हम 10th क्लास में पढ़ते आए हैं, जानते हैं कि अगर 2 की पावर 4 है तो कैसे सॉल्व करेंगे, 2 × 2 × 2 × 2, 4 8 16, ठीक है। 5 की पावर 3 है, कैसे करेंगे, 5 × 5 125। 8 की पावर 3 है या 2 है, 8 × 8 × 64। तो ऐसे करके हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो थी सिंपल फॉर्म, लेकिन 11th 12th में थोड़ी एडवांस चीजें आएंगी। ऐसे टर्म बहुत कम आएंगी और ऐसी टर्म आएंगी तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को प्रॉब्लम होगी, वो आसानी से इनको सॉल्व कर सकता है। जो मेनली जो प्रॉब्लम आती है उसके कुछ नियम है, ठीक है। हर चीज के कुछ ना कुछ नियम होते हैं या फिर जिनको हम बोले इंग्लिश में रूल्स होते हैं, जिनको हमें क्या करना होता है, फॉलो करना होता है, रूल्स, ठीक है। नियम कौन कौन से हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि क्रम वाइज ही बताएंगे, कोई भी नियम बता सकते हैं। देखो सबसे पहला जो सबसे ज्यादा जो काम में आता है वो एक नियम ये है कि अगर कोई पावर, जैसे ये कोई एक अंक है, राशि है a, ठीक है, और इसकी पावर मान लेते हैं हम n, a की पावर या a की घात क्या है n दे रखी है। अगर मुझे इसे 1 के हर में ले जाना है, बटे में ले जाना है, 1 के अपॉन में ले जाना है, तो ये क्या है a की पावर -n। इसका विपरीत, इसका वाइस वर्सा क्या होगा कि अगर a की पावर -n है तो अगर मुझे ऊपर ले जाना है तो क्या हो जाएगी ये, जैसे कि क्या हो जाएगी a की पावर n, ठीक है। ऊपर ले जाना है तो क्या हो जाएगी पॉजिटिव में, नीचे लाना है तो क्या किस में हो जाएगी नेगेटिव में। उल्टा भी हो सकता है कि अगर ऊपर, देखो 4 केस बन सकते हैं इसमें। अगर मैं बोलूं इसका मान a की पावर माइनस होता तो 1/, यहाँ किसकी हो जाती है पॉजिटिव हो जाती, ठीक है। अगर बात करें कि 1/a की पावर -m होता तो a की पावर क्या हो जाती है m हो जाती है। ऐसे 4 केस बन सकते हैं। इन चारों केसों में आप देखेंगे कॉमन बात क्या है वो मैं साइड में लिख देता हूं। क्या है कॉमन बात कि यदि
किसी घात को, ठीक है, इस पर घात लग रही है, या फिर ब्रैकेट में पावर को या एक्सपोनेंट को अंश से हर या हर से अंश में लाते हैं तो घात का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। ऐसा कुछ लिखना जरूरी नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए कि अगर हम अंश से हर में लाएंगे या हर से अंश में ले जाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगी और माइनस है तो प्लस हो जाएगी। ये सिंपल सी बात थी जो शायद आपको में से कुछ बच्चों को पता होगी, नहीं पता होगी तो यहाँ से सीख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, इसका फर्स्ट रूल हो गया, आप लिख भी सकते हैं। देखिए सेकंड जो लॉ है या नियम है या रूल है वो क्या होता है कि देखिए कि अगर a की पावर n है और मल्टीप्लाई में a की पावर n है तब क्या होता है सर। कहने का मतलब देखो ये क्या होता है, देखो दो चीजें होती हैं। जैसे a की पावर n है, इसको हम क्या बोलते हैं, आधार, इंग्लिश में बात करें तो बेस। और ये क्या होती है, पावर, एक्सपोनेंट, घात, कुछ भी बोल सकते हैं। यदि आधार समान हो, बेस कॉमन हो, बेस सेम हो तो उनकी क्या होती है, बातें जुड़ जाती हैं, ठीक है। यदि बेस क्या हो, समान हो तो उनकी घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। यदि आधार समान हो तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। ये बहुत काम आएगा हमारे 11th क्लास में, 12th क्लास में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में सॉल्व करने के लिए या फिर बोले कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये बात की थी मल्टीप्लाई की। अगर सर घातें a की पावर m अपॉन a की पावर n हो, मतलब अब किसमें हो, डिवाइड में हो, तो क्या होगा सर, जबकि बेस क्या होने चाहिए, सेम। ये भी याद रखना है, ऐसा नहीं करना कि 5 की पावर 3 है और 2 की पावर 3 है, सर ने बोल दिया डिवाइड में तो या जोड़ दो या घटा दो, ऐसा नहीं है। उनके बेस भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। बेस का मतलब अगर यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5, यहाँ 2 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो क्या होता है, a की पावर m माइनस n, मतलब दोनों घातें क्या होती जाती हैं, घट जाती हैं। इसमें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। ये बात समझ में आई या नहीं आई, एक बार ध्यान से देख लें। चौथा नियम देख लेते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं कि अगर a की पावर 0, इसमें एक कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 10 लाख 10,000 20 लाख कुछ भी हो। अगर किसी संख्या की पावर या किसी संख्या की घात क्या हो, 0 हो, अगर इंग्लिश में बोले कि किसी नंबर की जो पावर है वो 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, 1 आती है, 1 आती है, ठीक है। क्या आती है, 1 आती है। ये 3 आपने देख ली, यहां तक कोई दिक्कत। 4 अगर कोई अंश से हर में जाएगी तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में तो ऐड हो जाएंगी, डिवाइडेशन में तो माइनस हो जाएंगी, और किसी की पावर 0 है तो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आप लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब बात करता हूं मैं अगली रूल की, जो मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम है। वो क्या होती है, थोड़ी सी जगह ज्यादा चाहिए तो आप उसको हटा लिख लिया होगा आई थिंक सबने, और समझ में भी आया होगा। देखो मोस्टली बच्चों को, काफी ठीक बच्चे होते हैं तो पहले से आती, तब भी वो क्या जल्दीबाजी में गड़बड़ कर देते हैं। कि जैसे मान के चलो ये लिखा हुआ है 32.47 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 या फिर +4 लिख लेते हैं, अभी -4 लिखेंगे, ठीक है। ज्यादातर 11th क्लास में काम किस पे पड़ेगा, 10 की पावर में, ठीक है। इसको सुनो, अब हमें आंसर लिखना है या फिर हमें कैलकुलेशन करनी है। इस पॉइंट को हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है, थोड़ा मूव कराना है या फिर लिफ्ट कराना है या आगे खिसकाना है, हिंदी भाषा में बोलूं तो। अगर मुझे ऐसे लिखना है 3.247 तो सर ये 10 की घात का क्या होगा, बढ़ेगी घटेगी, तो सर इसका क्या होगा, 10 की घात
5 हो जाएगी। एक्सप्लेन कर देते हैं, इधर देखो 32.47, ठीक है, इंटू 10 की पावर 4। अब देखिए अगर इसे मुझे इस पॉइंट को हटाना है तो क्या करना होगा, यानी क्या आ जाएगा नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। 100 आ जाएगा तो क्या लिखेंगे इसको 3.2 लिखेंगे, तो क्या होगा 1 0 और भाग देना पड़ेगा, 1 0 भाग देंगे, गुणा करना पड़ेगा 1 पॉइंट का, मतलब 10 का, ठीक है। एक बार फिर से समझाता हूं मैं, अगर हमें देखिए 32.47 इंटू 10 की पावर 4 है, अगर इसमें करना है तो 10 का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 10 की पावर 4 गुणा 10, 10 की पावर 1। मैंने बताया था अगर घातें और बेस सेम हो तो घातें जुड़ जाती है। 3.247 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा 5। लिख भी सकते हैं कि अगर दशमलव, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको पॉइंट को, दशमलव, लेफ्ट हैंड साइड में मूव हो या आगे बढ़े तो घात बढ़ जाती है, या ऐसा बोले कि घात में जोड़ देते हैं, ऐड हो जाते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। इसका जस्ट उल्टा, अगर मैं बोलता हूं कि अगर कोई लिखा हुआ है, इसी एग्जांपल को लेता हूं 3.47 इंटू 10 की पावर 4, इसमें मैं बोलता हूं पॉइंट मुझे इधर से मतलब खिसकाना है, तो एक अंक के बाद बढ़ाना है, मतलब मुझे लिखना है 3.4.7 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, घातें क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, क्या लिखेंगे इसको 3। इसका रूल क्या लेके लेंगे कि अगर दशमलव राइट हैंड साइड में मूव हो तो घातें घट जाती है। आया समझ में कि घातें क्या होंगी, घट जाएंगी। एक एग्जांपल देखिए, अगर मैं लिखता हूं 23.498 इंटू 10 की पावर -6, तो बताओ इसको मुझे 2.3498 लिखना है तो 10 की पावर कितनी है, सिंपल ही बता सकते हैं, करके देखते हैं। मेरे हिसाब से देखो यार, ऑप्शन दे देता हूं मैं, ए या बी, दो ही ऑप्शन देते हैं, या तो हाँ या फिर ना, या तो जीना या और ना। क्या होगा बताओ, ये सही होगा या नहीं, क्या सही होगा बी, क्योंकि क्या बोला था मैंने, जुड़ जाती हैं बढ़ जाती हैं, तो 10 की घात -6 से बड़ी क्या है, 10 की घात -5 है। इस केस में क्या होगा, देखो 32.47 गुणा 10 की पावर -4 होता है ये, और मुझे लिखना होता है ये, तो बताओ क्या लिखते बताओ, ये लिखते ए ऑप्शन या फिर बी ऑप्शन, 324.7 गुणा 10 की पावर -3, कौन सा होता, आई थिंक ये हो, ठीक है, क्योंकि इसमें घातें क्या हो जाती है, कम हो जाती है, 10 की 4 10 की 5 से कम है, लेकिन एक इसमें माइनस में, तो ये क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, ये क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। तो ये क्या है, हमें सॉल्व करने में आसानी रहेगी। दूसरी बात, ये 5-6 रूल्स आपको समझ में आए होंगे, मोस्टली यही काम आते हैं, इनमें बच्चों को कंफ्यूजन ज़्यादा होता है कि घातें घटेंगी बढ़ेंगी, इसीलिए मैंने बेसिक जो चीज़ें हैं फिजिक्स के अंदर ये चालू की थी, क्योंकि जब तक ये कंप्लीट नहीं होंगी तब तक चैप्टर पढ़ाने से कोई फायदा नहीं। बात करते हैं कि अगर मान के चलो कोई हमें कैलकुलेशन दे देती है तो हमें सॉल्व कैसे करनी है। 3.49 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 गुणा
1.9 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 3.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। ये कोई मैंने याद नहीं किया, सिंपल ही कैलकुलेशन है कि ऐसी कैलकुलेशन होती है तो हमें सॉल्व कैसे करेंगे। इसको हम बोलते हैं एप्रोक्सी मेथड। एप्रोक्सी मेथड का मतलब क्या होता है कि जैसे देखिए ये क्या लिखा है 3.49, ये किसके आसपास है 3.5 के 10 की पावर 6, और ये किसके आसपास है 2 के आसपास है। यहाँ 3.5 है इंटू 10 की पावर -4। देखो 3.5 से 3.5 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा 2 इंटू 10 की पावर 6। अगर घातें बेस समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं -2, और ये -4 ऊपर हो जाएगी, ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा तो जुड़ जाएगा। तो 6 और 4 10 माइनस के 2 क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर, देखो 6 और 4 10, 10 में से 2 जाएगा तो 8। ये क्या है अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, मतलब अप्रोक्स उसके आसपास आंसर आएगा। इससे हम अंदाजा भी लगा सकते हैं कि ये सही है। और अंदाजा कैसे लगा सकते हैं 10 की घात 8 से। लेकिन कई बार क्या है नीट जेईई में क्वेश्चंस आते हैं उनमें कैलकुलेशन काफी बड़ी होती है, तो हम क्या करते हैं इसको अप्रोक्सीमेट आंसर निकालते हैं। जैसे कि देखो समझ में नहीं आया होगा मैं क्या बोल रहा था अभी। जैसे इसका आंसर कुछ भी आता है और हमारे पास नेट या जी का हम एग्जाम देते या एनडीए का एग्जाम देते हैं, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देते हैं, तो उसमें कैलकुलेशन कैसे आती है। देखो 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 10, 10 की पावर 8, और यहाँ कोई भी संख्या दी हुई होती। हमें सिंपली क्या करना था 10 की पावर में दे रखा है, इनको सॉल्व करते तो हमने देखा था कि अभी क्या रही थी 10 की पावर 8 कोई भी संख्या, तो हमें ये संख्या से मतलब नहीं है। हम क्या लिख लेंगे 10 की पावर 8 है तो अपना आंसर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो कैलकुलेशन इतनी पास नहीं दी जाती। देखो एग्जैक्ट सॉल्व करने की कहा जाता तो दी जैसे दे रखे हो आपको ऑप्शन ऐसे 1.2 इंटू 10 की पावर 8, 1.3 इंटू 10 की पावर 8, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं 1.4 इंटू 10 की पावर 8, और डी ऑप्शन दे रखा होता कि 1.1 इंटू 10 की पावर 8। तो हमें आंसर निकालने की जरूरत थी कि इनमें से कौन सा होगा। लेकिन अगर दूर आंसर दे रखे या फिर ऐसे आंसर दे रखे होते, जैसे 10 की पावर 8 ही दे रखा होता मान के चलो, मैं ऑप्शन का आपको तरीका बताऊं। कई बार क्वेश्चंस लेंथी होता है लेकिन हम उसके जो आंसर्स हैं एमसीक्यू में ऑप्शन है उनको देख के, जैसे यहाँ होता देखो अभी हमारा आंसर क्या आया था 2 आया था, यहाँ होता है 2 के अप्रोक्सीमेट आया था, यहाँ आंसर होता 1.9, यहाँ होता 3.4 या 4.3, यहाँ आता 0.7। तो अप्रोक्सी इसके आसपास कौन सा आंसर होता ये होता, तो हमें ज्यादा सॉल्व करने में दिक्कत नहीं है। तो 3 तरह से ऑप्शन बन सकते हैं, तीनों तरह से मैंने ऑप्शन बता दी, ऑप्शन से भी हम क्वेश्चंस करना बताएंगे और ऑप्शन देख के ही हमें आंसर निकालना है, क्योंकि नीट जेईई में टाइम बहुत कम होता है। अगर हम ऐसे कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो शायद ही हमारा एग्जाम हो पाए। तो यहाँ तक आपको कैलकुलेशन समझ में आई होगी कि कैसे कैलकुलेशन करनी है, अप्रोक्सीमेट मेथड क्या होता है, कैसे हमें जो संख्याएं हैं उनको कैसे अप्रोक्सीमेट तक सही करना है। अब बात करते हैं आगे कि हमें क्या आती है लेंथ में दिक्कत आती है। लेंथ मतलब लंबाई में दिक्कत आती है, मतलब मात्रक में दिक्कत आती है। लंबाई का मतलब ऐसा नहीं कि हमें मेजर करने में दिक्कत आती है, जैसे किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अब बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि सर किलोमीटर में मल्टीप्लाई करें तब मीटर में चेंज होगा या डिवाइड करें तब चेंज होगा, या फिर किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं क्या होता है। तो यहाँ तो मैं उनको लिख देता हूँ। देखो 1 किलोमीटर में क्या होते हैं 1000 मीटर, 1 मीटर में क्या होते हैं 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। ठीक है, अगर किलोमीटर से मुझे मीटर में चेंज करना है, किलोमीटर से मुझे किस में चेंज करना है मीटर में चेंज करना है किसी लेंथ को, तो क्या करना पड़ेगा 1000 का मल्टीप्लाई। उसको अगर मुझे मीटर से सेंटीमीटर में करना है तो 100 का मल्टीप्लाई करना, और सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है तो
10 का मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर सी बात। अब इसका उल्टा देखते हैं कि अगर मुझे मिलीमीटर से सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 10 का क्या देना होगा, भाग देना होगा, डिवाइड करना होगा। यहाँ 100 से, यहाँ 1000 से। ठीक है, किलोमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे डिवाइड करते जाएंगे, नीचे आएंगे तो मल्टीप्लाई। जैसे कि देखो मैं बात करूं कि 10 किलोमीटर को किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो पहले देखो मीटर देखेंगे क्या होगा, देखो 10 किलोमीटर को मीटर में तो 10 गुणा 1000 मीटर, कितना आएगा 10,000 मीटर। अभी ये मीटर में हुआ है, हमसे पूछा है सेंटीमीटर में, तो 10,000 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, देखो 10,000 मल्टीप्लाई मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 का गुणा, तो 1 2 3 4 5 और 6। अब किस में चेंज हुआ है, सेंटीमीटर में। ये बात समझ में आई या नहीं है? ये लेंथ में बहुत बच्चों को गड़बड़ रहती है, दिक्कत आती है। अब बात करें किसकी, कि अगर सर हमें 10 की घात में, हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, आगे हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, जैसे 1 मीटर कितना होता है 10 की घात -3 किलोमीटर। तो हमें डायरेक्ट लिखना होता है कि 10 की घात -3। तो सर हमें कंफ्यूजन हो जाता है कैसे लिखना है। 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, 10 की घात 2 मीटर। हम कैलकुलेशन करेंगे, जैसे कि मान के चलो 5 किलोमीटर दे रखा है तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 5 गुणा 10 की घात -3 या +3 मीटर। जब 5 मीटर दे रखा है तो 5 गुणा 10 की घात -3 किलोमीटर, ऐसे लिख देते हैं हम डायरेक्ट। तो वो सब करना कैसे, सिंपल सी बात है, इसमें कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो करना कैसे, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं 1000 मीटर। अगर किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है तो देखो इसमें क्या लिख सकता हूँ, 1 2 3 10 की घात 3 पॉजिटिव। यही बात आती है कि अगर मुझे मीटर में करना है, 1 मीटर में कितने क्या करना है, किलोमीटर को चेंज करना है। अब हमें पता है 1 किलोमीटर में कितने होते हैं 1000 मीटर। हमें क्या करना है, 1 मीटर को चेंज करना है। तो 1 मीटर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर। अब मैंने बताया था, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर इक्वल टू 1/10 की घात 3 किलोमीटर। और अभी मैंने घात के रूल में इसीलिए पढ़ाया था कि अगर हम किसी घात को अंश से हर में ले जाते हैं, हर से अंश में लाते हैं तो उसका चिन्ह क्या हो जाता है, चेंज। तो 1 मीटर गुणा 10 की घात -3 किलोमीटर, सिंपल। तो हमें कैसे चेंज करने, इस प्रकार चेंज करना। आई थिंक ये समझ में आया होगा। एक दो एग्जांपल करके बता सकते हो। चलो यही लिख लेते हैं तुम्हारे सामने। 1 मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर को किलोमीटर में चेंज करना है, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में चेंज करना है। बताओ क्या होगा। 1 मीटर को चेंज करेंगे, अभी बता था 10 की घात -3। 1 सेंटीमीटर को करेंगे तो देखो क्या होगा, 10 की घात -2 और 10 की घात -3, 10 की घात -5, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर को चेंज करना है। अब ये केवल मीटर नहीं है, क्या हो गया, मीटर स्क्वायर 10 की घात -3 का स्क्वायर हो गया, तो क्या हो गया 10 की घात -6। एक रूल रह भी गया था घातों में, वो भी बताना है, वो भी जाना है। तो ऐसे हम इसको चेंज कर सकते हैं। देखो कौन सा रूल रह गया, थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। घात में अभी नियम लिख ही रहे हैं। एक लास्ट 6 तक हमने पढ़ लिए थे। 7th रूल कौन सा है, देखो घात का, कि अगर देखिए ऐसे दे रखा है, ये बेस है, a की पावर m की पावर n, तो क्या होता है am into n। ये कहाँ काम आते हैं, जैसे दे रखा है 5 की पावर 3 गुणा 2, तो ऐसे नहीं करना। देखो 5 गुणा 3, क्योंकि मैंने कई बार देखा है बच्चों को ऐसे लिख देते हैं, तो इतना सॉल्व नहीं करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 5 2 गुणा 6, 5 की पावर 4
की पावर 3 मल्टीप्लाई करना है 12। अब इतना करोगे 5 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 4, फिर बेस सेम में जोड़ोगे तब 5। इससे अच्छा डायरेक्ट गुणा कर देंगे 4 का 3। ठीक है, देखिए और एक चीज बताता हूँ, मेनली काम कहाँ का है, 10 की पावर 6 है। सर इसका हमें मतलब ही नहीं पता, क्यों नहीं पता? देखो 10 की पावर 6 अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं 1/2, तो एक्चुअल में क्या हो गया 10 की पावर 3 हो गया, तो नहीं हुआ। ठीक है, इनका क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। इसीलिए जब अंडर रूट में जब 10 की पावर आएगी तो हम मेनली कोशिश क्या करेंगे कि वो किस में होनी चाहिए, सम संख्या में, मतलब 2 4 6 8 होनी चाहिए। जिससे क्या 1/2 से करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बाहर हमारे लिए एग्जैक्ट जो घात है वो मिल जाए। ये कुछ आज हमने बेसिक फंडामेंटल्स टूल्स में एक सीरीज पढ़ी थी जिसको हम दीर्घवृत्त, परवलय एवं घात के नियम के नाम से भी जान सकते हैं। घात के आज हमने कुछ 6 से 7 नियम पढ़े थे जो बहुत ही इजी थे। हमारी जो कैलकुलेशन है फिजिक्स की उसमें काम आएंगे। परवलय की इक्वेशन पढ़ी थी, दीर्घवृत्त की इक्वेशन पढ़ी थी, जो हमें आगे फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स एंड डेरिवेशंस में बहुत हेल्प करती है। दूसरी बात आज हमने सीखा कि कुछ लेंथ के जो मात्रक थे या फिर पैरामीटर्स थे वो आपस में कैसे चेंज होते हैं। अगर हमें मीटर से सेंटीमीटर में देखना है, सेंटीमीटर से मीटर में देखना है, तो वो हम कैसे चेंज करेंगे, किस प्रकार मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि हमें मोस्टली 11th और 12th में कैलकुलेशन में हमें जरूरत किसकी पड़ती है कि 10 की पावर को सॉल्व करने की, जो आज मैंने आपको बहुत ही अच्छे ढंग से बताई। आई थिंक कि आपको समझ में आई होगी। मैं ऐसी आशा करता हूं कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो आपको बखूबी समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे कि हम उन्हें पढ़कर आपको जवाब दे सकें। आपकी कोई क्वेरीज है तो उसको सॉल्व करा सकें, आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका भी समाधान कर सकते हैं। आप इसी तरह हमारे वीडियोस को प्यार देते रहें, देखते रहें, और जिन बच्चों के पास ये नहीं पहुंच रही है उनको शेयर करें, जिससे उनको भी फायदा हो, वो भी आसानी से पढ़ सकें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हर बच्चा ऐसा नहीं होता जो अपनी ट्यूशन की फीस या कोचिंग की फीस अफोर्ड कर सकता है। इसीलिए हमने यूट्यूब पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट इस पर मैं न्यूमेरिकल लाने की भी कोशिश करूंगा। अच्छे अच्छे टॉपिक्स बड़ी आसानी से सॉल्व कराए जाएंगे, जिससे आपको समझ में आए, उनको भी लाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि हर बच्चा कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब से वो देख सकता है। क्योंकि बस एक नेट का रिचार्ज चाहिए, या फिर आप लाइब्रेरी भी लगा सकते हैं, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट नेट मिलता है आपको फीस के साथ, उसमें भी आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। कोई कोर्स का कोई चार्ज नहीं है, सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे, थ्योरी भी मिलेगी। मैं आप बोर्ड पे खुद हाथ से लिखता हूँ, तो आई होप कि आपको भी इतना टाइम मिलता होगा कि आप हाथ से लिख सकें। नोट्स साथ में जरूर बनाएं, नोट्स बनाने से आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जब एग्जाम टाइम पर आप ऐसा नहीं है कि कंप्लीट वीडियो देख सकें या पूरी सीरीज देख सकें, जबकि हम नोट्स अगर हम बार बार पढ़ते हैं तो हम उन्हें जल्दी से रिपीट कर सकते हैं। आई थिंक आपका दिन अच्छा होगा, शुभ होगा। गुड नाइट। कोई दिक्कत आई हो तो हमें जरूर बताएं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।